नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बुधवार को विवादास्पद मस्जिद के विरोध में दक्षिणपंथी संगठनों के प्रदर्शन से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा विभिन्न रास्तों से मस्जिद के पास पहुंचने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया। बता दें 30 अगस्त की रात में दो गुटों के बीच की झड़प से उपजा विवाद अब गहरा गया है। संजौली उपनगर में स्थित 5 मंजिला भवन के निचले तल पर मस्जिद भी है। इसको लेकर मामला नगर निगम शिमला में लंबित है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति पर अपना दावा जता रहा है। वहीं अवैध निर्माण के मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। स्थानीय लोग भी इस मामले में देरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते आज राजधानी में प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनकी जमानत को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हजारों नौजवान जो जेलों में इसी तरह बंद हैं, उन्हें भी जमानत मिले, उन्हें रिलीज करें। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम पर शक होता है। नौजवान जो जेल में हैं, उनके माँ बाप को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। और इंजीनियर रशीद न केवल खुद जेल से चुनाव लड़े, उन्हें उम्मीदवार ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें वोट काटने के लिए मैदान में उतारा गया है। वो तो खुद जेल में थे, तो ये उम्मीदवार किस एजेंसी ने चुनाव में उतारे। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने पर मंगलवार को कहा कि मुझे अफसोस बारामूला के लोगों के लिए है। इंजीनियर रशीद को जमानत बारामूला के लोगों की खिदमत के लिए नहीं मिली है, संसद में उपस्थित रहने और सांसद के तौर पर काम करने के लिए नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को जमानत सिर्फ वोट के लिए मिली है। इसके बाद उन्हें फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर कश्मीर के लोग दोबारा फिर से प्रतिनिधि के बिना होंगे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने तो खुलकर कहा है कि इंजीनियर रशीद बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गए। उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। इंजीनियर ने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। उनकी बात करके मैं अपने कद और कुर्बानी को छोटा नहीं करना चाहता। उन्होंने बीजेपी का बाहर से समर्थन करने के सवाल पर कहा कि आप ऐसा कह सकते हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। रशीद ने दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर में पहली बार इतने प्रतिशत वोट पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पीएम मोदी के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 हटाने के फैसले के खिलाफ थे। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 21 नेताओं को टिकट दिया गया है। जुलाना से कांग्रेस के उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ आपने WWE की रेसलर कविता दलाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के खिलाफ पार्टी ने जोगा सिंह को टिकट दिया है। जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। दोनों के गठबंधन ने तीसरी सूची बुधवार को जारी कर दी। तीसरी सूची में 18 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के 3 लोगों को टिकट दिया गया है। इससे पहले इस गठबंधन ने पहली सूची में 19 नेताओं को टिकट दिया था और दूसरी सूची में 12 नेताओं को टिकट दिया था। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। वैसे ये यात्रा इतनी चर्चा में नहीं आती, लेकिन बीजेपी दिन रात राहुल पर हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल पर हमले के लिए अमित शाह, राजनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं के अलावा पूरी फौज उतार दी है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि राहुल को बीजेपी को धन्यवाद कहना चाहिए। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी उन्हें अपनी यूएसए यात्रा के लिए इतना प्रचार नहीं मिल सकता था। इसके अलावा बीजेपी राहुल को लेकर आरक्षण पर भी हमलावर है। आशुतोष कहते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक है लगातार आरक्षण पर चर्चा करना। ये बात उसे कौन समझाए, 2024 चुनाव भी नहीं समझा पाया है। उनका कहना है कि बीजेपी राहुल की सबसे अच्छी पब्लिसिटी एजेंट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप करने को लेकर अपने विचार बताए। राहुल गांधी से पूछा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा दबाव डालना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रति अमेरिका का रुख कैसा होना चाहिए? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ भारतीयों की लड़ाई है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा देश है और हम इसका ख्याल रखेंगे, हम लड़ेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र अपने आकार के कारण किसी भी सामान्य लोकतंत्र से कहीं बढ़कर है।
उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो भारतीय लोकतंत्र के पास इसके लिए बड़ी जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि जरूरी है कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पूंजी के रूप में देखे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह सलाह देना कि उन्हें पीएम मोदी से कैसे निपटना चाहिए ये मेरा काम नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी ने नए आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कथित भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात का दावा किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है वो चिंताजनक है। वो अमेरिकी सांसद से मिलने वाले विपक्ष के पहले नेता बन गए हैं जो भारत विरोधी रुख अपनाने के लिए बदनाम है। बता दें, इल्हान उमर उन अमेरिकी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल जून में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए प्रेस क्लब में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। वो उन अमेरिकी सांसदों में से एक हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने पीओके का दौरा कराया था। उन्होंने कहा कि इल्हान ने मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई से सहानुभूति रखने वाले बयान दिए हैं। राहुल गांधी ऐसे पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका नाम पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भारत विरोधी बयान में लिया। उन्होंने कहा कि इल्हान उमर और पन्नू उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक और व्यक्ति मशफिकुल फजल ने व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे। उन्होंने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। भाजपा ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आक्रामक रुख में शामिल हो गए। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता के लिए देश को विभाजित करने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना आदत बन गई है। शाह ने कहा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या भारत विरोधी बयान देना हो, विदेशी मंचों पर हमेशा राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आरक्षण के मुद्दे पर अमेरिका में दिए राहुल के बयानों पर बसपा प्रमुख मायावती के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी और देश विरोधी बताया। शाह ने कहा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाती है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोपों को लेकर माधवीपुरी बुच की चुप्पी पर सवाल उठाए। शॉर्ट सेलर ने कहा कि जितने भी सवाल सामने आए हैं उस पर हफ्तों तक बुच ने चुप्पी साधे रखी। हिंडनबर्ग के अनुसार नए आरोप सामने आए हैं कि निजी कंसल्टिंग फर्म में सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच की 99% हिस्सेदारी है। इस फर्म ने सेबी में लिस्टेड कई कंपनियों से भुगतान प्राप्त किया, जबकि उस दौरान बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं। इन कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डी और पिडिलाइट शामिल हैं। ये आरोप बुच की भारतीय कंसल्टिंग कंपनी पर लगे हैं, जबकि अभी तक बुच की सिंगापुर स्थित कंसल्टिंग कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बुच ने सामने आ रहे इन मुद्दों पर हफ्तों तक चुप्पी साधे रखी। हालांकि महिंद्रा ग्रुप ने कहा कि हम इन सभी आरोपों को गलत और भ्रामक प्रकृति का मानते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच ED फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत पहुंची है। इसने श्रीनगर की एक विशेष अदालत में याचिका दायर की है। इसमें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नए आरोपों का संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। इसी मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल में ED के मामले को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये ED के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सवाल है कि आखिर अब ED क्यों नए सिरे से आरोप लगा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप के बीच मंगलवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। करीब 90 मिनट तक चली डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। डिबेट के अंत में कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका के भविष्य को लेकर उनका और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। ट्रंप अतीत में अटके हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस की नीतियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीते 4 सालों में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। हमारा देश बर्बादी के रास्ते पर है, पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। अगर नवंबर में हैरिस चुनाव में जीत जाती हैं तो तीसरा विश्व युद्ध संभव है।
डिबेट के दौरान कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी किए। हैरिस ने ट्रंप पर चल रहे मुकदमों और 2020 के चुनाव में हार ना स्वीकारने को लेकर हमला किया। जब डिबेट के दौरान मॉडरेटर्स ने ट्रंप से हैरिस की नस्ली पहचान के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो ट्रंप इस सवाल को टालते हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिबेट में कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ी हैं। कमला हैरिस मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ने में कामयाब रही। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, हैरिस ने कई बार ट्रंप को बचाव की मुद्रा में ला दिया। हैरिस ने कई तरह से प्रहार और कटाक्ष किए जिनका जवाब देने के लिए ट्रंप बाध्य महसूस कर रहे थे। वहीं ट्रंप पूरी डिबेट में हैरिस से आंख मिलाने से बच रहे हैं। वो हैरिस के सवालों पर उनकी और उंगली दिखाकर बात करते दिखे। कमला हैरिस और ट्रंप की डिबेट में कमला 37 मिनट 36 सेकंड जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोले। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों बिना हाथ मिलाए लौट गए। अमेरिका के 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला को विजेता माना गया है। लोगों ने कहा है कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया। CNN के पोल के अनुसार ट्रंप और कमला हैरिस की बहस देखने वाले 63% वोटर्स ने हैरिस को ट्रंप से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पाया। इस पोल के नतीजे बताते हैं कि हैरिस ने न सिर्फ वोटर्स की उम्मीदों से बेहतर किया बल्कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में जो बाइडेन के साथ हुई बहस से भी बेहतर प्रदर्शन किया। स्वतंत्र वोटर्स के बीच हैरिस की लोकप्रियता में भी खासा इजाफा देखा गया। बहस से पहले जहां सिर्फ 30% स्वतंत्र वोटर्स हैरिस को पसंद करते थे, वहीं बहस के बाद वो आंकड़ा 48% तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि हैरिस ने न सिर्फ अपने समर्थकों बल्कि स्वतंत्र वोटर्स के बीच भी अपना प्रभाव बढ़ा दिया। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने प्रवासियों पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसको मॉडरेटर ने ही गलत बता दिया। प्रवासियों को लेकर ट्रंप ने बेतुके दावे किए कि वो पालतू जानवरों को खाते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो कुत्तों को खाते हैं, वो लोगों के पालतू जानवरों को खाते हैं। डिबेट के मॉडरेटर डेविड मुइर ने कहा कि स्प्रिंगफील्ड के सिटी मैनेजर ने कहा है कि इस तरह का कोई सबूत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैंने टीवी पर यह कहते हुए लोगों को सुना कि मेरे कुत्ते को चुरा कर खा लिया गया। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।